नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजनी कुमार सिन्हा फिर से एक बार आप लोगों के सामने हन्ना आरेंट को लेकर करके आया हूँ इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे। आई होप कि यह प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए सहायक हो रहा होगा आपके तैयारी में। आज हम लोग हन्ना आरेंट को पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में हम लोग जो है इसी प्रकार वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को देखते हुए आ रहे हैं और कुछ नया मैं ऐड करने का हमेशा प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके परीक्षा में। ठीक है, तो आज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने कि दाएं तरफ ही मैं आज जिसको हम पढ़ रहे हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी एक तस्वीर लगा कर करके उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वह किस प्रकार दिखते हैं, है ना। तो देख लीजिए आप, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने मानस पटल पर जो है आप उसके एक आइडिया लगा लीजिए कि हाँ वह किस प्रकार से जो है दिखते हैं। हालांकि यह जो तस्वीर मैंने लगाई है उनके यंग चैप जब वह थी उस समय का था। ठीक है, आइए आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, हन्ना आरेंट 1906 to 1975 was one of the most influential political philosopher of the 20th century। 1906 से 1975 तक वह एक उनका लाइफ स्पैन रहा है और वह एक 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में से एक थे, है ना। क्या थे? वह 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दार्शनिकों में एक थे। अच्छा, ठीक है। इनका जन्म जो होता है वह कहाँ होता है साहब? तो इनका जन्म जेविस फैमिली जर्मनी में होता है। और आप जानते हैं कि जर्मनी की जब इनका लाइफ स्पैन आप देखेंगे तो इसी समय जो है आप जानते हैं कि वहाँ की स्थिति कुछ बेहतर नहीं थी। जेविस को जो है वहाँ पर परेशान किया जा रहा था और इसी कारण से जो है उनको मजबूरन 1933 में जर्मनी छोड़ना पड़ा और पेरिस में जा कर करके वह अगले 8 साल तक अपना जीवन एज ए रिफ्यूजी के लिए वह कार्य करते हैं वहाँ पे पेरिस में ही। वह पेरिस में ही जा कर करके सेटल हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है जेविस जो होते हैं उनके रिफ्यूजीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वह कार्य भी करते हैं। आगे क्या होता है इनके साथ वह जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी पेरिस में वह बहुत दिन तक नहीं रहते हैं, 8 साल ही रहते हैं और वहाँ से 1941 में फिर से वह जो है मूव करते हैं। कहाँ के लिए? यूएसए के लिए। ठीक है, इसको एक इसी प्रकार स्टोरी से आप जब चीज़ें रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होगी। ठीक है, कहते हैं कि इन 1945 शी immigrated to the United States and soon became part of a lively intellectual circle in New York। वह क्या हो जाते हैं? इंटेलेक्चुअल्स बहुत जो सर्किल होती है न्यूयॉर्क में, वहाँ का एक जो है अभिन्न अंग वह बन जाते हैं। और जब उनकी डेथ होती है 1975 में, उससे पहले वह अमेरिका के विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कई प्रकार के जो है वह पद प्राप्त कर लेती हैं, कई प्रकार के पदों को जो है वह सुशोभित करते हैं। आगे देखिए क्या है, शी इज बेस्ट नोन फॉर 2 वर्क्स। किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? अपने 2 कार्य के लिए जाने जाते हैं। दैट हैड अ मेजर इम्पैक्ट, जिसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव रहा है विद इन एंड आउटसाइड द एकेडमिक कम्युनिटी। एकेडमिक कम्युनिटी के अंदर भी और उसके बाहर भी। कौन कौन से वो जो चीज़ें रही हैं, आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो कहता है द फर्स्ट, पहला कौन है? द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यह जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी है, यह 1951 में पब्लिश हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि एक लिस्ट में जो है आपको लास्ट में दिया हूँ, आप मैं वहाँ आता हूँ थोड़ी देर में। पहले यहाँ थोड़ा समझ लें कि यह कब पब्लिश हुआ था? 1945 में, 1951 में। ठीक है, वाज अ स्टडी ऑफ द नाजी एंड स्टालिनिस्ट रिजिम।
अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहाँ से जो है इनको जर्मनी से इनको जो है भागना पड़ा था, मजबूर कर दिया गया था। तो वो कहीं ना कहीं अपनी देश छोड़ने का जो तकलीफ़ जो होता है वह दिल में ज़रूर होता है। और वह तकलीफ़ जो है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में वह लिखती हैं, नाजी एंड स्टालिनिज्म रिजिम्स को बारे में लिखती हैं, दैट जेनरेटेड अ वाइड रेंजिंग डिबेट, एक डिबेट के रूप में जाना जाता है, द नेचर एंड हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ द टोटलिटेरियन फेनोमेना। ठीक है, तो उसके बारे में यह चीज़ें बात करती है, इस कारण यह पुस्तक जो है वह काफ़ी फेमस होती है। ठीक है, दूसरी जो इनकी पुस्तक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन कंडीशन भी यह प्रीवियस क्वेश्चन है, 1958 में यह पब्लिश होता है। और ये it was an original philosophical study that investigated the fundamental categories of the vita activa। देखिए इनके साथ जो है वीटा एक्टिवा और वीटा कंटेम्पलेटिवा दो जो है थ्योरी आती है, और यह आपको मैच द फॉलोइंग में भी आपको दिया जा सकता है। एक तरफ बीटा एक्टिवा रहेगा, दूसरी तरफ हन्ना आरेंट रहेगा, और आपको वहाँ पर मिलाने के लिए इसके साथ और चीज़ें रहेंगी कुछ कुछ, तो वहाँ पर आपको बिना सोचे समझे बीटा एक्टिवा के साथ हन्ना आरेंट को या बीटा कंटेम्पलेटिवा के साथ जो है हन्ना आरेंट को मिला देना है। तो ये बीटा एक्टिवा जो है इसके अंतर्गत किन चीज़ों की बात की जाती है? लेबर, वर्क, एक्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि वीटा एक्टिवा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं। लेबर वर्क, इसके साथ कुछ और दे दिया जा सकता है, एजुकेशन दे दिया जा सकता है, पीस दे दिया जा सकता है, विजडम दे दिया जा सकता है, कुछ भी ऐड कर करके आपको कंफ्यूज करने का काम किया जा सकता है। तो इन तीन जो यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाए गए हैं शब्द, लेबर वर्क एक्शन, वीटा एक्टिवा के अंतर्गत जो है इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या इनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इन एडिशन टू दीज टू इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इन दो कार्यों के अलावे आरेंट पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल एसेज, बहुत से ऐसे जो है वह एसे लिखे जिससे प्रभावित हुए हैं लोग, किस पर? ऑन द टॉपिक सच एज द नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन। किस चीज़ का? नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीडम, अथॉरिटी, ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न एज। तो देखिए यहाँ पर हाईलाइट करने का पीछे मेरा क्या कारण रहा है वह आप समझ लीजिए कि इन सब शब्दों से मिलता जुलता अगर आपको कहीं पर एग्जामिनेशन में मिले कि हाँ रिवॉल्यूशन से जो है निम्नलिखित में से संबंधित है, उसमें अगर हन्ना आरेंट का नाम आता है तो आप उसके साथ जो है जा सकते हैं, वह सेफ जो है जोन आपका होगा। जैसे फ्रीडम की बात, फ्रीडम, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, इन सब शब्दों से अगर मिलता जुलता अगर आपको लगे कि हाँ यह MCQs का पार्ट है तो वहाँ आप हन्ना आरेंट के साथ इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर वह लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या हम लोग पढ़ते हैं वो देखते हैं। एट द टाइम ऑफ हर डेथ इन 1975, 1975 में इनका जो डेथ होता है, उस समय वो क्या कर लेती हैं? सी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स ऑफ हर लास्ट मेजर फिलोसफिकल वर्क। जो उनकी लास्ट जो पुस्तक आती है द लाइफ ऑफ द माइंड, उसका 2 पार्ट, 2 वॉल्यूम्स जो है वह कंप्लीट कर लेती हैं, विच एग्जामिन द 3 फंडामेंटल फैकल्टीज ऑफ द बीटा कंटेम्पलेटिवा, थिंकिंग, विलिंग और जजिंग। बीटा कंटेम्पलेटिवा में हम लोग 3 चीज़ें यहाँ भी देख रहे हैं और बीटा एक्टिवा में भी 3 चीज़ें हम लोग देखे थे। यह क्या चीज़ें हैं इसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो बीटा कंटेम्पलेटिवा में देख लीजिए आप, इस तरफ जो है लेबर वर्क एक्शन है और यहाँ पर जो है थिंकिंग, विलिंग एंड जजिंग है। तो ये जो है आपका जो है हायर चीज़ पे जो है फोकस करता है। इसको आप यहाँ पर भी जो है आप तीनों चीज़ों को, थिंकिंग, विलिंग और जजिंग, ये बीटा कंटेम्पलेटिवा के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक आपका जो उनके बुक्स हैं उनको एक
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको कर करके मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, जो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह मिलाने के लिए भी आ सकता है, या इंडिविजुअल्स भी जो है पूछा जा सकता है, जैसे द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म कब पब्लिश्ड हुआ, या उनको मिलाने के लिए भी आ सकता है। जैसे ह्यूमन कंडीशन 1958, और आइकमैन और इन जेरूशलम रिपोर्ट ऑन द बेनाल्टी ऑफ इविल। बेनाल्टी ऑफ इविल भी जो है यह प्रीवियस क्वेश्चन है, बेनाल्टी ऑफ इविल मैच करने के लिए आया हुआ है कि यह किससे संबंधित है, तो हन्ना आरेंट के से यह संबंधित है। 1963 में जो है यह पुस्तक आई थी। ठीक है, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961। ऑन रिवोल्यूशन भी यह प्रीवियस क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर मैं वीडियो को जो है संक्षिप्त रखने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें कम से कम समय में देने का प्रयास करता हूँ। आई होप कि ये आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। ऑन रिवोल्यूशन 1965 में, मेन इन डार्क टाइम्स 1968 में, ऑन वायलेंस 1970 में जो है ऑन वायलेंस भी लिखते हैं, ऑन रिवोल्यूशन ऑन वायलेंस, इस तरह से कर करके जो है इसको आप लोग याद रखेंगे। क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक 1972 एंड द लाइफ ऑफ द माइंड 1978 याद रखेंगे। एक चीज़ जो है आप लोग मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ याद रखें न रखें, पहली और अंतिम बुक जरूर आप याद रखें कि हाँ यह पहले ये है, लास्ट में ये है। अगर ये इतना भी आप लोग याद रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको परीक्षा के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने में बहुत हद तक सहूलियत होगी। कभी कभी इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि एक ही ऑप्शन आप अगर जानते हैं 100% कि हाँ ये सही है, तो आप आंसर तक खूब आसानी से पहुँच जाते हैं। तो कुछ न कुछ जो है चीज़ें याद रखने में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा होती है। इन सभी चीज़ों से आप लाभ उठा रहे होंगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें ठीक ठाक आप लोगों को लाभ पहुंचा रही होगी। अगर वीडियो को से आपको लाभ होता है तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी लिखें, ताकि मुझे यह महसूस हो कि हाँ इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।